नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2-3 घटनाएं हैं जिन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2-3 दिन पहले ही चीन पर 100% टैरिफ थोप दिया है और दोनों के बीच में जो ट्रेड वार है वो एक अलग ही लेवल पर अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो भी ये एक छेड़छाड़ कह लीजिए, छोटा मोटा सा एक युद्ध कह लीजिए, उसके लिए टर्की की मध्यस्थ में कतर में एक सीज फायर का ऐलान हुआ है। इससे भी महत्वपूर्ण हम इस पर चर्चा करेंगे कि जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहे थे, सऊदी अरब कहाँ था? ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक डिफेंस डील हुई है, उसकी तो एक ही झटके में हवा निकल गई। और दूसरी बात ये है कि सीज फायर जो हुआ है, इसमें क्या डोनाल्ड ट्रंप की भी कोई भूमिका है, अमेरिका की भी कोई भूमिका है? क्योंकि अब तो वो अपनी लिस्ट बढ़ाते जाएंगे। अभी 8 उनकी लिस्ट हुई थी जब इजराइल हमास के बीच में, अब ये 9वीं हो गई होगी। और जो ये ट्रेड वार छेड़े हुए हैं पूरी दुनिया के खिलाफ, ये भी तो एक युद्ध है। तो इस पर लगाम कब कसेंगे और इसको अपनी 10वीं सूची में कब शामिल करेंगे? और रूस और यूक्रेन के बीच में क्या युद्ध विराम होगा? यही सब सवाल हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित रक्षा सुरक्षा मामलों के, जियोपॉलिटिकल मामलों के जानकार आदि अचिंत जी। तो सीधे जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो साहब, सबसे पहले तो ये बांग्लादेश में हुआ क्या है? और कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इशारे पर ये यूनुस कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि सांस्कृतिक बदलाव हो रहा है। खुद यूनुस ने कहा है कि ये नया बांग्लादेश है। क्या है ये सब? सर, नया बांग्लादेश तो ठीक है, वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ही रिजेक्ट कर दिया। स्टूडेंट्स की तरफ से आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि ये जो नया बांग्लादेश आप बना रहे हो, हमको ये पसंद नहीं है। तो फिर इसमें क्या नया बनाया इन लोगों ने? देखिए सर, ये यूनुस का जो एक तरीका था किसी तरह से पावर में रहने का, किसी भी तरह से, और यही चीज आप आसिम मुनीर में भी देखेंगे। ठीक है, किसी भी तरह से कहीं से भी कुछ भी करके पावर में रहना है। नो, यूनुस का देखिए सर, चक्कर क्या है, वहां पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं एक साथ। वहां पर कुछ आर्मी वालों को उठा के जो अलेजेड उनको उनके ऊपर वॉर क्राइम्स के ट्रायल्स करे जा रहे हैं अलेजेडली। ठीक है, उससे आर्मी के अंदर काफी झक्का मचा हुआ है। काफी उधर पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस वहां पर घुसा हुआ है जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। उधर पे पाकिस्तानी आ रहे हैं, अब उसका बड़ा मिक्स सा रिस्पॉन्स है। अवामी लीग को साइड किया जा रहा है। तो अगर आप पूरा बैकग्राउंड में देखें, ये करने की क्या कोशिश कर रहा है सर, किसी तरह से पकड़ के रखेगा। लेकिन जो वहां पर ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनकी तरफ से थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिलता है उनको, बट ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। करा क्या है सर उसने, वो कहीं ना कहीं अपनी एक तंजीम बनाना चाह रहा है जहां पर वो स्ट्रीट पावर के साथ वहां पर पकड़ बना के रखे अपनी। ठीक है, वो अपनी एक ऐसे कुछ बनाना चाह रहा है ना। यूनुस के साथ बड़े कनेक्शंस हैं, रोहिंग्यास के साथ कनेक्शन है उसके। तो ये चीजें, मैन पावर और ये सब चीजों का उसके पास काफी एक पहले ही एक जमावड़ा है ना। उसके अंदर सर चक्कर क्या है कि जिस तरह से ऑपोजिशन बाहर निकल रही है धीरे धीरे करके, अब काफी सारे इश्यूज हैं। इश्यूज को हम देख सकते हैं। कल जैसे बड़ी कार्गो बे में आग लगी, एयरपोर्ट के अंदर काफी जोर से आग लगी इनकी। अगर आप थोड़ा सा देखें, मीरपुर एक जगह है, वहां पर इनकी एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लग गई। ये यहाँ पर कार्गो बे में आग लग गई, इसमें भी काफी गारमेंट्स वारमेंट्स जाने थे बाहर, वो पूरे जल गए। एक और इनकी गारमेंट फैक्ट्री चली। टोटल 4-5 फैक्ट्रियां पिछले 5-10 दिन में जल उनके राख हो चुकी हैं। हमारे यहाँ तो किसी ने मौज ली थी सोशल मीडिया पर कि कोई दिवाली मना करके चला गया। कोई भरोसा नहीं है सर, आजकल तो कुछ भी कोई कुछ बोलना
मतलब अलग अब क्या-क्या होता है सर, ये सब चीज़ें तो होती हैं दुनिया में। अगर आपके देश में लोग आके आपके आपके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको मार देता है, आपके देश में 670 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और दूसरे साइंटिस्ट मारे गए हैं। आपके देश में नंबी नारायण जैसे लोगों को जो क्रायोजेनिक इंजन आपको 20 साल पहले दे सकते थे, उनको आपने किस तरह का स्केपगोट बनाया, किस तरह की उनकी ज़िंदगी करी। तो ये तो सर रियलिटी है ज़िंदगी की। ठीक है? आपके देश में पुरुलिया में आर्म्स ड्रॉप हुए, आपके देश में भोपाल भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ सर, दुनिया में आप भारत की अगर थोड़ा-सा कंपैरिज़न लीजिए, भारत में 1971 के 91 में जो लिबरलाइज़ेशन हुई, उसके 3 साल के बाद कोलिजन बना है। तो ये चीज़ आप भी सोच लीजिए सर किस तरफ मैं हिंट कर रहा हूँ। मैं भी सोच लेता हूँ किस तरफ मैं हिंट आप मेरे को भी पता है, आपकी ऑडियंस भी सोच ले उस तरफ। तो सर एक जो देश होते हैं ना सर, वो कुछ काम ऐसे करते हैं कभी-कभार, मेरे को पता नहीं है हमने करा है, नहीं करा, ये क्या है, वो सब मैं कुछ बोलने को मेरी इतनी पोज़ीशन नहीं है, बट ये काम किए जाते हैं। जब आप किसी की दूसरे की इंटरेस्ट के ऊपर, जब आप किसी की दूसरे की सिक्योरिटी के ऊपर आँख डालोगे, तो वो दूसरा थोड़ी हाथ पे हाथ लगा के बैठा रहेगा कि मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं तो जी सही। सत्यवादी हरीश चंद्र हूँ, मैं तो बुद्ध का देश हूँ। देखिए बुद्ध का देश बोलने की चीज़ें होती हैं, लेकिन होता अलग ही है। हर कोई देश युद्ध का देश होता है। बांग्लादेश में एक और प्रॉब्लम है सर। बांग्लादेश में इस टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके म्यांमार के साथ जो प्रॉक्सिमिटी है, जो उसके साथ उसका बॉर्डर है 271 किलोमीटर का। वहाँ पर अमेरिका घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी सब कुछ चल रहा है। तो यूनुस ना चारों तरफ से खींच रहा है सर इस टाइम पे। मतलब वो खींच रहा है बहुत बुरी तरह से। अब यहाँ पर भारत के साथ भी पंगे रहते हैं। इनके कोई ना कोई आ जाते हैं, कोई कंगालू इधर पे आ जाते हैं। उनको अभी त्रिपुरा में देखो जैसे उनको बाण मार-मार के मार दिया उनको। उसमें रोते हैं फिर वो और भारत की तरफ से जवाब यही आता है कि अपने लोगों को बोलो भैया ये आपका देश नहीं है, यहाँ पर नहीं आना, यहाँ पर आओगे तो ऐसे ही होगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना सर धीरे-धीरे करके देखिए आप एक बड़े-बड़े प्रॉमिस देके आप बैठ तो जाते हो। उसके बाद जब आप बैठते हो तो डिलीवरी नहीं होती फिर आप डंडा मारते हो। तो कोई भी चीज़ होती है तो ये वहाँ पर डंडा घुमाते हैं। अब चक्कर क्या है बांग्लादेश में 2 तरह की आर्मी है, एक तो मेन आर्मी है और एक जिहादी आर्मी है। और वो दोनों एक-दूसरे से लड़ते हैं और जो जिहादी आर्मी है वो यूनुस के पीछे खड़ी है सर। जी, जी। जो वहाँ पर ये जिहादी तंज़ीमें हैं, वो यूनुस के पीछे खड़ी हैं। तभी लोग कुछ कर नहीं पाते और फिर आप देखते हैं जब भी कुछ होता है वहाँ पर फिर उसके बाद वायलेंस होती है। देखिए सर बंगाल एज़ अ रीजन अगर आप हमारे भी बंगाल को देख लीजिए, ये पूरा एक बड़ा वायलेंट सी जगह है। मार-काट बड़ा आम है इधर पे और ये चीज़ आप हमारी तरफ भी देख लीजिए, मुर्शिदाबाद में इधर-उधर कहाँ कैसी-कैसी चीज़ें हुई हैं। उस दिन वो एक बीजेपी एमपी को कितना मारा, उसके मुँह में से खून टपक रहा था। यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं सर। तो ये एक एक पागलपंती वाला देश है सर और इसके अंदर कुछ नहीं है। बाकी ये चलता रहेगा थोड़ा टाइम तक। जब तक अमेरिका का इंटरेस्ट है यहाँ पर ये चलता रहेगा सर। अब चक्कर सही है। क्या है जनवरी-फरवरी में इलेक्शन होने हैं सर। ये किसी तरह से सोच रहा है यार कहीं न कहीं कुछ पकड़ के मेरी एक पोज़ीशन बन जाए वहाँ पर। तो अपने आप को एक वो बड़ा मैं मतलब ग्रैंडफ़ादर टाइप इमेज देने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर किसी तरह से बैठ जाऊँ और उसके बाद इलेक्शन चलता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उसमें भी यहाँ पर मेरे को पता चला है फ्रांस में और बेल्जियम में जाके ये पूछ रहा है कि अगर यार मेरे को भागना पड़े तो यहाँ पर मेरे को ज़रा आप शरण-वरण दे दोगे? तो ये भी चीज़ें चल रही हैं। अपनी बेटी को लेके गया था पिछली बारी बात करने के लिए वहाँ पर। तो ये भी चल रहा है उधर पे। तो उसको ये भी पता है कि यार 3 नंबर हैं, ज़्यादा चलेगा नहीं। लेकिन तो ये ओवरऑल ये प्रॉब्लम है सर। और ये देखिए बड़ा इंस पाकिस्तान अनस्टेबल है सर इस टाइम पे, बांग्लादेश अलग ही तरह से अनस्टेबल है वहाँ पर। आपकी इकोनॉमी दबे के अंदर जा रही है, वहाँ पर फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट आती है कि दिस इज़ द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन बांग्लादेश इन हिस्ट्री। मतलब ये जब आज़ाद हुए थे उसमें भी इतनी क्राइसिस नहीं थी इनके पास। उससे ज़्यादा क्राइसिस अभी आ चुकी है। ऊपर से इधर देखिए सबसे बड़ी चीज़ बांग्लादेश में आपको एक चीज़ बड़ी स क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि जो करप्शन है उस देश के अंदर, उसका कोई कहना नहीं है सर। दैट इज़ जस्ट क्रेज़ी। आई मीन ये जो नए-नए बंदे आए हैं, ये जो सो कॉल्ड एडवाइज़र आए, इनमें से वो महफूज़ आलम करके एक बंदा है, उसके अकाउंट में देखा उसके भाई के अकाउंट में 65 करोड़ टका थे। बाप रे!
तो ये सब पैसे बना रहे हैं सर, ये कुछ नहीं है। दिस इज़ आप ये जहाँ पर इनके सिर पे कुछ टूटेगा, ये भागेंगे वहाँ से। जी। ये समय पर चुनाव होने देगा, जो तारीख घोषित की गई है, महीना घोषित किया गया? देखिए सर, चुनाव हो जाएगा बट सड़क पे कितने लोग चुनाव में भाग ले पाएँगे, कितने लोग एक्चुअली जाके अपने वोट कर पाएँगे, कितना डंडा गुंडागर्दी होगी, कितने धांधलेबाज़ी होगी, ये एक अलग चीज़ है, राइट? तो ये एक बहुत अलग चीज़ है सर। तो मेरे हिसाब से ये वो उल्टे काम करेंगे वहाँ पर। और ये जैसे-जैसे चुनाव के पास आएगा, वैसे-वैसे आप देखेंगे सर, खून और बहेगा वहाँ पर। आदि जी, राजनाथ सिंह ब्रह्मोस की पहली खेप को रवाना करने के लिए लखनऊ में मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ उनके साथ दिखाई दे रहे थे। वहां से उनके कुछ बयान आए हैं। उन्होंने कहा है कि अब 1 इंच भूमि भी पाकिस्तान की बची नहीं है जो ब्रह्मोस की रेंज में ना हो। और आसिम मुनीर का बयान आपने सुना ही होगा। एबटाबाद में उन्होंने किस तरह की फिर से बकवासबाजी की है। क्या लग रहा है आपको, क्या सिचुएशन है इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में? पहले 2 हल्की चीज़ बोलूँगा सर। एबटाबाद एक ऐसी जगह है जिसके जो इनका कसूर करके जो इनका मिलिट्री अकेडमी है, उसके गेट पे खड़े हो तो आपको सामने ओसामा बिन लादेन का घर दिखता है। यस। ठीक है? तो एक वो है। दूसरा योगी जी वहाँ पर खड़े थे, मेरे ख्याल से योगी जी सोच रहे होंगे यार ये ब्रह्मोस को छोटा करके बुलडोज़र पे कैसे फिट किया जाए? पहले सर आसिम मुनीर पे आता हूँ। देखिए आसिम मुनीर की हालत थोड़ी इस टाइम पे ऑल्दो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो पाकिस्तान के अंदर, लोग समझते हैं कि वो उस जाने वाला है, फेंक देंगे उसको, नहीं। उसने जो भी चीज़ें करी है अपनी पोज़ीशन स्ट्रेंथन करने के लिए करी है। और एक इम्पैक्ट ऐसा आया है कि अगर आप देखें पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करने से पहले लोग सोचेंगे अभी, अगर 200, 250 लोग, 300 लोग मरते हैं एक प्रोटेस्ट के अंदर, तो एक कि यार ये करना है कि नहीं करना? और ये पहले भी करा है इसने। इमरान खान के साथ जो प्रोटेस्ट हुआ था वैसे ही मारे थे काफ़ी लोग। तो अंदर की पोज़ीशन उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सर। उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है अभी इस टाइम पे, आर्मी के अंदर। हैविंग सेड दैट ये जो अफ़गानिस्तान के साथ चीज़ें हुई, उसके बाद आपकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए, उसके बाद आपकी तरफ से जो हिंट्स आने शुरू हो गए कि हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उससे कहीं न कहीं एक इनको झटका तो लगा है, इनको ये समझ में नहीं आया है कि हुआ कैसे? एकदम से ही जिसको हम खाना खिलाते थे, ये करते थे, वो आके हमसे लड़ना शुरू हो गई, ये हुआ कैसे? बट देखिए एक चीज़ है, पाकिस्तान के पास अभी दोस्त यार हैं, आप देखते हैं टर्की, कतर इन लोगों के पास भागा होगा, बेसिकली अमेरिका के पास भागा, सर बचाओ। अब अमेरिका के पास भागा, उसने इन दोनों को लगा लिया, अच्छा यार बात करो, खत्म करो यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर देखिए आपकी तरफ से एक कांस्टेंट प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको पता है अभी इस टाइम पे पाकिस्तान दूसरी तरफ एंगेज्ड है। अब अगर वो दूसरी तरफ देख रहा है, तो आप यहाँ से अगर थोड़ा-सा भी अपने आप को ऐसे-ऐसे करके भी हिलाओगे ना, तो पाकिस्तान डरेगा बहुत बुरी तरह से। और जब डरता है कोई सर फिर बेवकूफ़ी के काम करता है। बेवकूफ़ी के काम इस टाइम पे आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगी, अगर कुछ पाकिस्तान बेवकूफ़ी करता है। दूसरा, अगर कल का लेक्चर आप बड़े ध्यान से सुने, उसने न्यूक्लियर थ्रेट नहीं दी। उसने बोला कि एक वॉर पॉसिबल नहीं है न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर। इट्स नॉट अ डायरेक्ट थ्रेट, जैसे पहले वो बोलता था कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब मार दूँगा, ये कर दूँगा। उसने अमेरिका में ये चीज़ बोली है। यहाँ पर उसने बोला है न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे वॉर पॉसिबल नहीं है। अमेरिका में तो बहुत खतरनाक बात उन्होंने कही थी कि हम 2/3 दुनिया को ले मरेंगे, कुछ इस तरह हाँ, की बात कही थी आधी दुनिया उन्होंने। लेके आधी दुनिया लेके मर जाएँगे हम लोग। हुँ, हुँ, हुँ। ये बड़ा एक डिफरेंस है, आपको ये देखना चाहिए। यहाँ पर मैं इसको सर गीदड़-बग्गी बोलूँगा। एक ना एक कहीं न कहीं अपने अंदर भी, क्योंकि इतनी जोर से आप अफ़गानिस्तान की तरफ से भी ठुके हो, इस तरफ से भी ठुके हो, तो एक मिलिट्री के अंदर एक लोग सोचना तो शुरू करते हैं, यार ये हुआ क्या? दोनों तरफ से ठुक गए हम तो। उस चीज़ को थोड़ा बोल्स्टर अप करने के लिए, थोड़ा-सा जोश डालने के लिए उसके अंदर कि नहीं यार कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। मैं मेरे पास देखो अभी बम बम पटाखे भी बचे हुए हैं। तो एक वो दिखाने की चीज़ है। दूसरा, जैसे आपने बोला सऊदी अरेबिया इसके बारे में तो बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं, यार ये गया कहाँ?
वो उनसे नहीं, वो नहीं, ऐसे ये वो। अब देखिए सर, इसमें सोने पे सुहागा बताऊँ, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डील तो करी, लेकिन सऊदी अरेबिया अभी इस महीने या अगले महीने में एमबीएस साहब जाएंगे, क्या नाम है, अपने ट्रम्प साहब से मिलने के लिए, और वहां पर वो एमबीएस ट्रम्प के साथ एक डिफेंस डील साइन कर रहे हैं। देखिए सर, पाकिस्तान को इन्होंने एक बड़ी टेबल पे बिठाया, लेकिन पाकिस्तान को सोचना कि वो एक बड़ा साहब है, ये दो अलग चीजें हैं सर। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई आप मीटिंग करते हो तो आप हर लेवल के स्टाफ को बिठा के बात करते हो उनसे। ठीक है, कई स्टाफ जो होते हैं वो मेन होते हैं, सीईओज होते हैं, सीएफओज होते हैं, जो आपके मेन मैनेजर्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, ये होते हैं, और कई लो लेवल के स्टाफ भी होते हैं। पाकिस्तान उस लो लेवल स्टाफ से भी नीचे है सर। पाकिस्तान एक हीरा मंडी है सर, उसका यूज किया जा रहा है। पाकिस्तान को यूज करने का सबसे बड़ा है कि भाई वो इसराइल की रिकग्निशन करेगा, और ये चीज बहुत टाइम से पाकिस्तान के टीवी में चल रही है। उसी के लिए वो टीएलपी वाले बाहर निकले, जिनमें से 200-300 उनको मार दिए। तो ये बड़ा एक टेढ़ा सा जगह है, और अब सीज फायर करने भाग गए। अब सीज फायर भी टर्की और कतर करा रहे हैं, वो भी दोनों अमेरिका। सबसे बड़ा सवाल तो मैं ये पूछता हूँ कि भाई तालिबान को भी तो अमेरिका पैसे देता है। सही है। जी। और दूसरा छोटा सा सवाल ये है कि सर, चाइना एक ऐसा देश है जिसने आपको भारत से बचाया। आपने 5 मिनट नहीं लगाए उठ के उसकी गोदी से उठ के दूसरे की गोदी में घुसने के लिए। सो आसिम मुनीर के ऊपर कई सवाल पूछे जा रहे हैं इस बारी। एंड ये एक पहला आर्मी चीफ है सर जिसको नाम से बुलाते हैं लोग। मैंने पहले कभी पाकिस्तान में ये आर्मी चीफ की पोजीशन को ऐसा कभी बोलते हुए किसी से सुना नहीं है कि भाई उसको नाम से बुलाया जाए। ये पहला आर्मी चीफ है जहां पर नाम से बुलाया जा रहा है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, पाकिस्तान में यही चीज दिखती है कि ओ देखो हमारे फौजी ने, देखो तुम्हारी तो भारत की तो हम सीधा कर देंगे तुमको। पाकिस्तान में 5-6 क्रिकेटर जो मारे अफगानिस्तान में, वो सोचते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। सर, जब एक ऐसे देश का या एक 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 गुट लोगों का दिमागी हालत या दिमागी जो माइंडसेट होता है वो ऐसा रहेगा, तो फिर सर आगे कोई क्या इनसे बात कर सकता है, कोई क्या बोल सकता है। सही है। ये गीदड़ भपकियां हैं, अपने इंटरनली लोगों को थोड़ा सा सुनाने के लिए है कि नहीं नहीं देखो मैं भी यहाँ पर हूँ। तीसरा चीज, जब भी आप न्यूक्लियर का नाम लेते हो, हर कोई घूम के देखता है क्या बोला, तो वो भी होता है। तो उसकी तरफ से है कि उसको अभी एक थ्रेट है, और कल जब इसने ये बात करी थी उस टाइम तक सीज फायर नहीं हुआ था, ठुकाई पिटाई चल रही थी। तो उसको ये भी एक थ्रेट होगा कि यार ये यहाँ से ठुक रहे हैं, इस तरफ से आगे तो हम तो गए, तो एक न्यूक्लियर चीज बाहर रख दो कि भैया मैं बम चला दूंगा, ये वो ऑल दैट। तो एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सर, जो ये ट्रंप के साथ मीटिंग वूटिंग करके आता था ना, ट्रंप ने कहीं ना कहीं इसको बोल दिया है, नहीं 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 तू टेंशन मत ले, मोदी कुछ नहीं करेगा तेरे को। तो इसको थोड़ा वो कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अब वो जमाने में मोदी साहब की और ट्रंप साहब के जो बाद में उसके बाद जो झगड़े हुए हैं, और जो गंदा खून निकला है पिछले 3-4 महीने में, उस टाइम पे अगर आप देखें मार्च अप्रैल मई जून के टाइम पे नहीं था वो। थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, बट जहां पर इसने ये टैरिफ वैरिफ डाले, उसके बाद तो कहानी कचरे के डिब्बे में चली गई। सही। तो जून तक, जब तक मोदी साहब और ट्रंप की बात नहीं हुई थी, वो 17 जून की बात है जब वो उनकी बात हुई थी, तब तक तो ठीक ठाक था। कोई ऐसा हिंट नहीं था कि इन दोनों के रिलेशंस खराब हो चुके हैं। वहां से पहला हिंट निकला कि यार ये तो गड़बड़ी होगी है। और उसके बाद चीजें आपको पता चली कि फरवरी में जब मोदी जी वहां पर गए थे, उन्होंने कुछ बकवास करी थी मोदी जी के सामने, मोदी जी ने उनको अलग कर दिया था। उसके बाद से टेंशन चल रही है। तो पाकिस्तान इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अब ये फंस गया है सर बीच में। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या इसने अभी जो सीज फायर करा है, क्या टीटीपी मानेगी? अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे सामने मैंने दोपहर में ट्वीट करा था, लक्की जी। मारवा में उनकी एक पाइपलाइन जाती है सर, एलपीजी की। टीटीपी ने वो उड़ा दी इनकी पाइपलाइन। तो अब क्या करेंगे? ये हमला नहीं करेंगे अफगानिस्तान पे? क्या करेंगे? सहेंगे ये जान ले। तो ये अब ये कहाँ फंस गए हैं आके सर। पाकिस्तान होता है ना, वो लोग बोलते हैं रॉकेट से बच के रहो, ये रॉकेट के ऊपर जाके बैठ जाता है। फिर जी, बोलता जी। है यार मेरा
पिछवाड़ा जल गया, मैं उड़ रहा हूँ ऊपर नीचे, मैं गिरने वाला हूँ, ये वो। अब उसमें कोई कोई कुछ नहीं कर सकता है इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखें सर, तालिबान के साथ सबके अच्छे रिश्ते हैं यहाँ पर। उनका ऑफिस कतर के अंदर है, सऊदी अरेबिया उनको पैसे देता है, यूएई उनको पैसे देता है, अमेरिका उनको पैसे देता है, हम उनको पैसे देते हैं, रशिया उनको पैसे देता है, चाइना उनको पैसे देता है, ईरान उनको पैसे देता है। तो ये करने की क्या कोशिश कर रहा था मुझे नहीं पता। अगर एक तरफ मान लेते हैं कि अमेरिका के बोलने पे इसने हमला करा है, ठीक है, एक तरफ वो भी मान लेते हैं, तो अमेरिका क्यों लड़वा रहा है इसको फिर? वो भी ऐसे बंदे से जिसको वो खुद पैसे देता है। मतलब अब सर ये वही है, देखिए इनको कहीं ना कहीं एक क्राइसिस चाहिए होती है अपने देश के अंदर, तभी एक वो स्ट्रॉन्ग मैन इमेज जो है आसिम मुनीर की वो बरकरार रहेगी। एक पॉइंट वो है, नहीं तो लोग पूछेंगे जी हमारे घर में खाना नहीं है, हमारे घर में आटा नहीं है, हमारे घर में ये नहीं है, हमारे घर में वो नहीं है, तो फिर क्या जवाब दोगे? अभी तो बोल सकते हो देखो ये भारत तंग कर रहा है, भारत ये कर रहा है, देखो 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 अफगानिस्तान देखो भारत का प्रॉक्सी है, वो ये कर रहा है। बोल ही रहे ना सर, भारत की वजह से लड़ रहे हैं लोग। तो बस फिर इनको वही दिखाना है सर, अपने घर में दिखाना है ये चीज कि यार ये देखो। और मैं ये पूछना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप जो सारी लड़ाइयां बंद करता है, इसने इसने इतने टाइम तक अभी तक क्यों चुप है? आसिम मुनीर तो इसका सबसे फेवरेट बंदा है ना, तो बंद कराना उसको लड़ाई को। कतर और टर्की को क्यों भेजा तूने? अपने आप क्यों नहीं अपने अभी तक क्रेडिट लिया? अभी तक ट्वीट क्यों नहीं आया तेरा? बिल्कुल। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है जहां पर हमको समझ में आना चाहिए कि पूरा गेम थोड़ा अलग है सर। खेल क्या है, मैं ये और दर्शक भी समझना चाहेंगे, क्योंकि सऊदी चुप, अमेरिका चुप, और ये माना गया कि अमेरिका की सलाह पर ही सऊदी और पाकिस्तान ने पैक्ट किया, डील की डिफेंस की। देखिए सर, पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया में ना एक न्यूक्लियर साइट है, ठीक है, वो पाकिस्तान ने बनाई है। सऊदी अरेबिया को अगर इस खित्ते में आंख में आंख मिला के किसी से बात करनी है, वो एक ही तरफ से कर सकता है जब उसके पास कुछ दम हो। अब मैं थोड़ा गंदी बात बोलूंगा, उसकी बम में दम होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, अब वो दम तभी आता है जब आपके पास, ठीक है। लेकिन सऊदी अरेबिया को यह भी पता है कि अगला टारगेट ईरान है, ठीक है। और अगर अगला टारगेट ईरान है, अमेरिका के बेसिस हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, क्या अगर वो अमेरिका के बेसिस पे अटैक आ गया तो क्या करेगा? सही। अगर हुतीज ने यहां पर ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला कर दिया तो क्या करेगा? कतर के दिमाग में भी वही है। क्या पाकिस्तान बचा सकता है उसको उससे? देखिए सर, सऊदी वहां अरेबिया, भी वहां भी अमेरिका का बेस है, कतर में हाँ, भी। अलुदैद करके जो बेस है, अभी आप देखिए कतर ने भी जाके अमेरिका के साथ कर लिया वो डिफेंस एग्रीमेंट, ठीक है। तो उसको भी करना चाहिए था ना पाकिस्तान के साथ, क्यों नहीं करा? पाकिस्तान हीरा मंडी है सर, उसके हथियार दिए जाएंगे, उसके बंदे मारे जाएंगे। वो बहुत टाइम से ये जो गल्फ की मोनार्कीज है इनको, मतलब इनको सिक्योरिटी देता रहा है, इनके लिए काम करता रहा है, ये सब बहुत टाइम से कर रहा है। और तभी आप देखिए सर, सबसे बड़ी चीज, एक इतनी स्ट्रांग पावर, ठीक है, सो कॉल्ड, एक अफगानिस्तान के सामने तुम खड़े हो रहे हो जाके अभी, और बार बार लोगों को फोन करे यार इनको रोको, इनको रोको, इनको रोको। ये भारत के प्रॉक्सी हैं। अरे भारत के तो लड़ ना जाके, तुम्हारा तो हकानी नेटवर्क के साथ भी कनेक्शन है, क्या हो गया? हकानी नेटवर्क का कनेक्शन नहीं चल रहा? फोन नहीं उठा रहा हो तुम्हारा? तो एक इन्होंने, देखिए जब पंगे ले लेते हैं अपना ये इधर उधर करने के लिए, इनको पता है इनके पास लड़ने की टांगे है नहीं, थोड़ा बहुत लड़ते हैं, उसके बाद बोलते हैं ओ जी हाँ ये वो, फिर जाके लोगों को बोलेंगे जी रुकवाओ इसको, ये करो, तो वो लोग रुकवा देते हैं। तो ये बस वही है सर,
ये साइकिल है और ये अगर लगता है लोगों को ये साइकिल खत्म हुआ है ना, अभी तो साइकिल शुरू हुआ है। क्योंकि एक चीज़ याद करिए सर, जब एक लेवल वायलेंस की आप पहुँच जाते हैं एक लेवल के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर 4 जगहों में स्पिन बल्दक में, चमन स्पिन बल्दक रीजन के अंदर, उसके बाद आपका पाराचिनार में, खुर्रम एजेंसी में, उसके बाद नीचे एक और तोखरम बॉर्डर में, इधर-उधर पे तुम्हारे जो झगड़े हो रहे हैं, अगली बारी जब होगा तो ये सबसे पहले जलेंगे, उसके बाद और चीज़ें जलेंगी। जो अभी लेवल पहुँचा है वायलेंस का, ये वहाँ से स्टार्ट होएगा। ये चीज़ पाकिस्तानियों को ना हमारे बारे में समझ में आ रहा है, ना उनके बारे में समझ में आ रहा है। लेकिन सर सवाल तो यही है ना, करे तो क्या करे? अभी मैं पश्चिम के ही किसी बहुत दिग्गज का कोई ट्वीट देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि इनकी रोजाना की बकबक यानी डोनाल्ड ट्रंप की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी, वो जो खामोशी है वो इन पर बहुत भारी पड़ रही है। अभी गाजा समिट में इन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दिया। इन्होंने कहा कि अब भारत और पाकिस्तान आपस में नहीं लड़ेंगे और फिर पीछे मुड़ करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उस पर सहमति ले रहे थे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की औकात क्या है सब जानते हैं। दूसरे उन्होंने वॉशिंगटन में एक और बयान दिया कि मुझे सर्जियो गोर ने बताया है कि मुझे बहुत प्यार करते हैं नरेंद्र मोदी जी और रूस से अब ईंधन खरीदना बंद कर देंगे। ये मूर्खता बार बार क्यों कर रहे हैं या जानबूझ करके ये हरकत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? नहीं सर, ये एक तरीका है, आपने एक थोड़ा-सा ऑफ रैंप दिया है उसको, ठीक है? आपने एक ऑफ रैंप दिया, उसने वो ऑफ रैंप ले लिया है और कुछ नहीं है। देखिए, आपने जो उसको बोला है ठीक है, और ये चीज़ अभी से नहीं, जो बाइडेन की सरकार तक को आप बोल रहे थे कि साहब हमको आपसे तेल लेना है और आपसे गैस लेनी है। लॉन्ग टर्म डील करिए, आपने अंबानी जी को भेजा, वहाँ पर उन्होंने लॉन्ग टर्म डील साइन करी, यहाँ पर आके अंबानी जी ने 6 गैस शिप्स बनाने की बात करी, मेगा शिप्स बड़े-बड़े। वो गैस शिप बना रहे हैं, तो ये डील आगे जा रही थी। ये आते हैं, कभी बनाते हैं, कभी नहीं बनाते, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, इट्स नॉट वेरी गुड। तो देखिए, ये चीज़ आपने बोली यार, मैं तो पहले भी बोल रहा था आपसे ले लेता हूँ, तो आपको चाहिए मैं आपसे ले लेता हूँ। अब इनको क्या लगा कि जाके भैया हम रशिया का काम कर रहे हैं और इनसे ले रहे हैं। एक्चुअली में वो हुआ नहीं। हुआ ऐसा कि आपने जाके सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत को बोला कि साहब आपसे हम तेल नहीं लेंगे, हम अमेरिका से ले रहे हैं। ना ये रो सके, ना वो रो सके बीच में, ठीक है? दूसरा, आपने थोड़ा टेम्परेरीली अपने पब्लिक सेक्टर वालों को बोला यार थोड़ी अपनी जरा थोड़ी मेंटेनेंस कर लो आप। सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 3-4 महीने में वो थोड़ी मेंटेनेंस कर रहे थे। जुलाई, अगस्त, सितंबर में 3 महीने के अंदर। उसमें क्या हुआ, उनका ऑयल इंपोर्ट जो था, जो आपके पीएसयूज़ हैं, वो कम हो गया। तो इन्होंने देखो, देखो रशिया बंद कर दिया, रशिया बंद कर दिया। ठीक है, सोचने दो। बट अभी अक्टूबर की जो फिगर्स आई हैं, उसके अंदर तो दिखा रहा है कि भैया आपका तो 20% बढ़ गया है ऊपर। तो देखिए, ऑफ रैंप ऐसा है कि वो एक धीरे-धीरे, हाँ जी, उसने बंद कर दिया। तो इंडिया की पीएसयूज़, हाँ, इन्होंने कम कर दिया है यार, एक्चुअली कम कर दिया है। तो उनको वो दिखेगा, देखो इतने टाइम में उन्होंने कम कर दिया है। अब कोई पूछेगा सर अक्टूबर में ज़्यादा क्यों? अरे यार थोड़ा पीरियोडिक है, वो तो इतना कुछ नहीं, हम कम कर रहे हैं। देखो ना, हमने 3 महीने कम कर दिया। तो ये दिखाने के तरीके हैं सर, बिकॉज़ एक्चुअली कुछ कम नहीं हो रहा आपका। आपका जो तेल का एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो गया है और इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट एक्चुअली। आपका यूरोप में डिपेंडेंसी 25% टच कर रही है आपके ऊपर। यूक्रेन की डिपेंडेंसी 20% टच कर रही है। प्लस चक्कर क्या है सर, उस दिन जो इसने बोला वो भारत की तरफ डायरेक्टेड नहीं था। मैं बताता हूँ क्यों? अब क्या हो रहा है ना सर, दुनिया में बिकॉज़ अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी के टाइम पे ऑयल की प्राइसेज़ नीचे आती हैं क्योंकि डिमांड नीचे जाता है। उससे क्या होता है कि जब डिमांड नीचे जाता है तो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो तेल कम हो जाता है। अभी आप देखें ओपेक की लेटेस्ट रिपोर्ट्स, ओपेक ने बोला है हम 1.5 लाख बैरल और डालेंगे। अब आप ऐड करोगे उसके अंदर तो फिर क्या होगा सर? हिलता है फिर से, वो नीचे होता है। अमेरिका के जो रिफाइनर्स हैं, उनका मिनिमम कॉस्ट सर एक बैरल का $45 से $55 के बीच में है।
तो अगर ऑयल की प्राइस 70-75 के 60-65 के बीच में चलती है, अमेरिका के बंदे इतना पैसा नहीं बनाते। वेयर सऊदी अरेबिया में रिफाइनमेंट होती है 15-17 डॉलर पे। रशिया में होती है 12 से 15 डॉलर में। तो ये तो पैसे बनाते हैं वैसे भी, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। वो नहीं बना पाता। तो अगर आप देखें अक्टूबर में जो पहले 2 हफ्ते में ऑयल प्राइस 16 हफ्ते के नीचे पे थी। अब इसने ये स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट ऐसा दिया, जैसी स्टेटमेंट दिया ऑयल की प्राइस 1-1.5% ऊपर चली गई। और ऐसे टाइम पे दिया पूरा वीकेंड वो ऊपर रही, फिर ऊपर थोड़ा वो एडजस्ट हो जाती है। ये सर प्राइस मैनिपुलेशन है, ये ऑयल मैनिपुलेशन कर रहा है और कुछ नहीं है। प्लस आपके साथ उसको अभी थोड़ा-सा पत्ती बना के रखनी पड़ेगी क्योंकि अभी वो चाइना ने उसके साथ खोल दिया। चाइना ने देखो जो बेवकूफ़ी करी है, चाइना ने रेयर अर्थ के ऊपर सर उसने अब देखिए अपना जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, आपने पहले ही खोल के फेंक दिया। सबसे बड़ा लेवरेज जो चाइना के पास था, वो रेयर अर्थ का था। उसने पहले ही फेंक दिया वो। वो घबरा गया, उसने बोला, "ओह! पता नहीं क्या होने वाला है, फेंको उसको।" उसने फेंक दिया। अब वो भी इतना बेवकूफ़ है कि वो रेयर अर्थ का उसने फेंक तो दिया, अब वो वापस खींच रहे, नहीं, वो प्राइवेट यूज़ के लिए ठीक है, कंपनी यूज़ के लिए ठीक है, डिफेंस के लिए नहीं है, तो वो वहाँ पर भी थोड़ा-सा इधर-उधर करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उसको भी पता चल गया यार ये क्या करा मैंने। तो वहाँ पर थोड़ा बैक ऑफ। ये दोनों गधे हैं सर। एंड यहाँ पर मोदी जी का एग्ज़ाम्पल जो है कि भई ठीक है, आपको हमसे ट्रेड नहीं करना मत करिए, कोई बात नहीं। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। आप देखिए टेक्सटाइल एंड अपैरल पे, वहाँ पर 3.5% ग्रोथ है आपके एक्सपोर्ट का। आप जाइए गोल्ड के ऊपर 6.5% गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी और इसके ऊपर आपका एक्सपोर्ट ग्रोथ है। मोबाइल सेक्टर के अंदर वो ऑलरेडी टैरिफ नीचे कर चुका है। वहाँ पर कोई 4 साढ़े 4% ग्रोथ है। ओवरऑल आपको 3-4% 4 से 5% ग्रोथ आई है आपके एक्सपोर्ट्स के अंदर। तो आपको तो धेले का फ़र्क नहीं पड़ा। बिल्कुल। ऊपर से आपने दूसरी मार्केट और खोल ली। अब ये चीज़ें उनको भी पता चल रही है कि यार इनको नहीं पड़ा इतना फ़र्क जितना हम सोच रहे थे पड़ेगा। और एक भी चीज़ और भी है सर, एक लेवल के बाद वो भारत से नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। तो या तो वो पूरी तरह से तलवार निकाले अभी भारत के साथ और शुरू हो जाए। अगर वो होता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। नहीं होता तो आपको दिखेगा नवंबर दिसंबर तक एक ट्रेड डील होती हुई, जहाँ पर ये थोड़ा ठंडा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, भारत के पास दुनिया में सबसे 3 क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ है। अब अगर आपको रेयर अर्थ चाहिए सर, यहाँ से आप पाकिस्तान से निकालते हो, म्यांमार से निकालते हो, उसको रिफाइन कहाँ करोगे? अमेरिका लेके जाओगे रिफाइन करने के लिए, ले जाओ। मिट्टी भर के लेके जाओगे इतनी दूर दूर तक। उनको भारत की हेल्प चाहिए होगी, यार यहाँ पर थोड़ा रिफाइन कर दो। क्योंकि आप अपनी चीज़ बना रहे हो यहाँ पर, तो उनको वो भी दिखता है। उनको ये भी दिखता है यार अगर चाइना को हमको लात मारनी है तो कोई तो साथ में चाहिए। वो जो एक ज़माना था कि भैया हम क्वाड के साथ ये वो चाइना को काउंटर, वो सब गया, खत्म हो गया वो। बट कहीं न कहीं उसको ये भी दिखता है कि यार कुछ तो चाहिए मुझे, नहीं तो मैं तो गया। मैं अकेला तो लड़ नहीं सकता। तीसरा उसको ये भी दिखता है कि अगर भारत के साथ उसकी ट्रेड डील हो जाती है, तो वो एक चीज़ दिखा सकता है, देखो एक बड़ी इकोनॉमी के साथ मेरी ट्रेड डील हुई है। और दुनिया में एक वो दोबारा से वो डाल सकता है, फटाफट आओ एक ट्रेड डील करो मेरे साथ, फटाफट करो, ये करो, वो करो। देखो इंडिया ने भी कर लिया सौरवती। तो ये चीज़ें भी बोलने की कोशिश करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं सर एक साथ यहाँ पर। एंड सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि रशिया यूक्रेन की वॉर, देखिए अब जो रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल में है, मैं मानता नहीं उस रिपोर्ट को, बट एनीवेज़ उसमें कहा जा रहा है कि यूक्रेन को बोला गया कि जो 2 प्रोविंसेस हैं, डोनेस्क और एक और जगह है, लुहांस्क, उन दोनों को आप खाली करिए। और अभी ज़ेलेंस्की साहब मिलने भी गए थे, वहाँ पर भी उनको बोल दिया गया कि यार ये तो आपको खाली करने पड़ेंगे। आप नहीं जा सकते यहाँ पर अंदर। तो वहाँ पर भी झटके लग रहे हैं सर। यहाँ पर अब देखिए इज़राइल के अंदर भी देखिए क्या हालत है। आज सुबह अभी आपके शो से 10 मिनट पहले मैंने एक ट्वीट डाला है कि साहब वहाँ पर सीज़ फायर वायलेशन हो गया है और उधर पे वो इज़राइली बोल रहे हैं कि भई हमास को हम ठोकने वाले हैं। तो कर लो बात। ऊपर से आप देखिए अमेरिका में इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो अभी देखिए ये इसको कहीं न कहीं अपने न्यूज़ को डाइवर्ट करना पड़ेगा, अपनी एक आधा सक्सेस दिखाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसे करेगा वो जहाँ पर एक हेडलाइन चेंज हो।
एंड देखिए मेरे को डर इसी चीज का है कि सर अभी तो इसने फेक न्यूज डाली है तेल के ऊपर, अगर नीचे जमीन पे तेल की प्राइसेस बढ़ती नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल को अगर ये एग्रीकल्चर पे बोलना शुरू हो जाए तो आपके यहाँ पर तो प्रोटेस्ट खड़े हो जाएगा, फार्मर प्रोटेस्ट हो जाएगा दोबारा। तो थोड़ा सा डेंजरस टाइम भी है, बट आई गेस गवर्नमेंट को थोड़ा सा चालाकी से काम करना पड़ेगा यहाँ पर। ये इनके ये जो इनके खेल है इनमें नहीं फंस सकते सर आप। अभी 3 दिन पहले इन्होंने एक बयान दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि ब्रिक्स से बहुत डरा हुआ है। इसने कहा कि मैं टैरिफ लगाता रहूंगा, और अब तो ब्रिक्स से बहुत सारे देश जो हैं वो छोड़ करके भाग रहे हैं क्योंकि मैं टैरिफ लगा रहा हूं। छोड़ करके भाग गया ब्रिक्स से। जो बड़े देश हैं, चलो उनमें भारत है, रूस है, या आपका चीन है, या ब्राजील है, कौन सा बड़ा देश निकल करके भाग गया है जिसकी तरफ ये बात कर रहे हैं? और ये इतना डरे हुए क्यों ब्रिक्स से? सर अर्जेंटीना के अलावा कौन सा बड़ा देश है जो भागा है? और अर्जेंटीना में क्यों भागा है? क्योंकि उसकी कंट्री के अंदर पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, हालत खराब है उसके देश के अंदर। $40 बिलियन दे रहा है अमेरिका उसको सेट करने के लिए, $40 बिलियन। ठीक है, तो ये देखिए सर, ब्रिक्स से उसको एक चीज पता है कि रशिया, चाइना, इंडिया एक साथ खड़ा होता है, और इसका बड़ा क्लियर एग्जांपल था जब तीनों वहां पर खड़े थे। ट्रम्प का अपना ट्वीट जो था वो सबसे बड़ा एग्जांपल था जहां उसका ठीक है, तो उसको डर वही है सर। देखिए उसको ये तक पता है कि ये तीनों देशों में अकेले वो किसी से नहीं लड़ सकता। देखिए उसने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए, ओके, भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, उसके बाद क्या बोल रहा था, यूरोपियन यूनियन तुम भी टैरिफ लगाओ, तब जाके कुछ काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो भारत पे भी टैरिफ काम नहीं करे। अब उसको ये पता है कि वो अकेले इन तीनों देशों से नहीं लड़ सकता, तो इन तीनों को अलग करने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं। रशिया मैं तेरे बल्कि साथ बात करता हूँ, इंडिया मैं तेरे साथ ट्रेड डील करता हूँ, चाइना मैं तेरे साथ अभी ये करूंगा वो करूंगा, तो वो अलग अलग करके करने की कोशिश कर रहा है। वो होगा नहीं सर, क्योंकि देखिए ये देश थोड़े मेच्योर हैं। ये देश बोलते हैं यार ठीक है इसके साथ हम डील करेंगे, लेकिन ब्रिक्स में जाके कुछ और बातें कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास और भी चीजें हैं बातें करने को। सही। और ये चीज उसको समझ में नहीं आती कि सर एक दो कंट्रीज होती हैं जिनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, वो फिर भी साथ में काम करते हैं। अमेरिका का एक व्हाइट एंड ब्लैक वाला अप्रोच है कि भैया या तो सफेद है या काला है, बीच में ग्रे कुछ नहीं होता इनके लिए। तो इनको वो ग्रे लाइन, और ग्रे लाइन दूसरों के लिए समझ नहीं आती, अपने लिए समझ में आती है। अलकायदा के टेररिस्ट के साथ खड़े होकर हाथ मिला के बोलते भैया बड़ा चंगा बंदा है ये, जिसने अमेरिकन सोल्जर्स को मारा है, वो ठीक है। वो बोलते हैं यू नो इट्स रियल पॉलिटिक, हम लोग कर ले तो ना, क्या तुमको साले ये कर रहे हो वो कर रहे हो ऑल दैट, वो ऐसे से करते हैं। तो वो ये हिपोक्रेसी है सर। इनको यही लगता है कि ये अभी तक ये जो टेढ़े मेढ़े काम होते थे दुनिया में, इनका ही एक राइट है दुनिया में करने का, बाकी किसी का राइट नहीं है। और वो भी इनको रियलिटी चेक मिल रही है। तो ये ब्रिक्स से डरेंगे, कहीं पे भी खड़े हो जाओ आप तीनों, ये एसईओ से डरेंगे, हर चीज से इनको बस अभी वो थ्रेट दिख रहा है कि यार ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है, वो हमारे अगेंस्ट जा रहा है। अब इनको एक सवाल पूछना चाहिए, क्यों जा रहा है भाई? तुमने ऐसा करा क्या है कि कोई तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा है? उस चीज को ठीक करो तो लोग साथ खड़े हो जाएंगे, बट वो कैपेसिटी नहीं है ऐसा सोचने की। अच्छा, आखिर में जरा ये चर्चा कर ले हैं। अभी 2 घंटे फिर चर्चा हुई इनकी पुतिन से, जेलेंस्की को बुलाया, फिर दावे ठोक रहे हैं जल्दी ही युद्ध खत्म करवा देंगे। देखिए सर, युद्ध जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक रशिया को अपनी चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि रशिया देखिए रशिया जीत चुका है और इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। तो जब तक उसको जो चीजें चाहिए वो नहीं मिलेंगी, तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा। आप जितना मर्जी पैसा फेंक लीजिए इसके अंदर, जितना मर्जी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूक्रेन की मैन पावर की हालत, यूक्रेन की इकोनॉमी की हालत एक्सट्रीमली खराब है। अमेरिका 1 महीना छुट्टी पे चले जाए ना, यूक्रेन बंद हो जाएगा सर। ठीक है, और एक और चीज है कि अमेरिका के अंदर भी इस टाइम पे एक वॉर वेरीनेस आ रही है कि यार हम दूसरों की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। ठीक है, वो एक चीज आ रही है, तो इसके पास ज्यादा चॉइस नहीं है सर, इसको खत्म करना पड़ेगा। और अगर इसको चाइना के अगेंस्ट में जाना है, इसको रशिया को साथ में रखना पड़ेगा, उसको भारत को साथ में रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। और इसके लोगों ने इसको बोलना शुरू करा होगा, सर आपने थोड़ा ज्यादा पंगे कर लिए, थोड़ा ठंडे हो जाओ अभी।
और आप देख रहे हैं टैरिफ वापस ले रहा है, इधर-उधर बोलता है, नहीं, ये वो। बट देखिए वो नोबेल पीस प्राइज़ के चक्कर में उल्टे-सीधे काम करेगा और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भई वो यार नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता इन चीज़ों में। उनको ये फ़र्क पड़ता है कि भैया एक ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है वो रहनी चाहिए। भारत के ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाला गया? भारत को बोला गया कि भैया आप मारो चॉइस यार, क्या कर रहे हो? खड़े हो हमारे साथ आके। आप फिर सही। नहीं खड़े हुए वहाँ पर जाके। सो वो रिकैलिब्रेट करेंगे वो। अपने आप को रिकैलिब्रेट करेंगे। तो इस पॉलिसी से वापस जाएँगे और आपको 6-8 महीने में दिखेगा फिर कोई और चीज़ लेके खड़े हो जाएँगे ये। तो अभी ये वो ट्रेड टैरिफ था, वो ट्रेड टैरिफ से वापस आके आपके साथ ट्रेड डील वेड डील होगी, एक आधी मीटिंग-शीटिंग हो जाएगी और फिर से कुछ और एक मुद्दा निकालेंगे कि ये देखो जी, ये इंडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये वो। ये एक कंटीन्यूअस अफेयर रहेगा सर, क्योंकि आप अभी एक धीरे-धीरे करके उसके एक चैलेंजर की तरफ बढ़ रहे हो, चैलेंजर बनते हुए बढ़ रहे हो। और जैसे-जैसे वो होगा आगे, वैसे-वैसे वो आपको और तंग करेगा। उसमें हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तो हम 5 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी नहीं पहुँचे, ये तो 30 प्लस है। अभी से इतना घबराहट? सर घबराहट नहीं है, उनको ये पोटेंशियल का पता है ना कि जो फ्यूचर पोटेंशियल है किसी चीज़ का, वो कहाँ जा रहा है। इतने तो बेवकूफ़ नहीं है सर अमेरिकन ना, उनको पता है ये कहाँ जा रहा है। और उनको ये भी पता है कि यार ये साला अपने आप खड़ा हो रहा है, ये किसी के बलबूते पे नहीं खड़ा हो रहा। है ना जी? तो वो देख के वो ज़्यादा डरते हैं। उसको पाकिस्तान जैसे चाहिए ना, वो जो सर जोकर वहाँ गाज़ा समिट में बिछा जा रहा था। देखिए सर जी साहबगिरी ये चीज़ देखिए सर आप मुझे बताइए आप दुनिया के सबसे बड़ी शक्ति हैं। आपको कौन चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा जो आप बोल रहे हैं कूद ओए इधर आ, जल्दी कूद। वाह! सर वही कूद रहा हूँ। वही चाहिए ना आपको, आपको ये थोड़ी चाहिए कोई मोदी की टाइप खड़े होके आके बोलता है भैया मेरा देश महान है। मेरी सिविलाइज़ेशन तुमसे बेहतर है। तुम बच्चे हो हमारे सामने, तुम गधे हो, मैं जो मर्ज़ी करूँगा। उनको ये सब चीज़ें नहीं देखने को चाहिए। तो वो बोलते हैं भैया आप डॉलर में ट्रेड करो, आप बोलते हो भई नहीं यार ऐसा है हम तो 20% अभी धीरे-धीरे करके नॉन डॉलर ट्रेड करेंगे। नहीं यार ये कौन है ये साला? तो अब ये चीज़ें दर्द होती हैं सर। ये देखिए अब इतनी दर्द नहीं होती कि उनके वो पूरी तरह से चैलेंज है, बट धीरे-धीरे उनको पता है आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हो और उसको चैलेंज करोगे आप आगे जाके। सो या आदि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर।